नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आज का हमारा ये जो यूनिट है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि रिसर्च मैथडोलॉजी दोनों के रिलेटेड है, यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के रिलेटेड है। और जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च के जो स्टेप्स होते हैं ना, तो उसमें जो रिसर्च डिज़ाइन का जो स्टेप्स आता है उसके अंतर्गत ये सारा जो डिज़ाइन आती है ना, ये सारी डिज़ाइन उसमें ही आती है। ओके, तो जो रिसर्च डिज़ाइन है उसके दो पार्ट होते हैं, यानी कि पहला पार्ट होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और दूसरा होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो हमारा ये जो टॉपिक है वो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का है। और जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है उसके भी कई पार्ट है। तो आपने आगे भी दो पार्ट पढ़ लिए है, ये तीसरा पार्ट है। तो चले देखते हैं आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कोरिलेशन डिज़ाइन के बारे में। टॉपिक पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दिल से इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन दी जाती है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया टाइप्स ऑफ रिसर्च के जो टाइप्स होते हैं रिसर्च डिज़ाइन के, तो उसके दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और दूसरा होता है हमारा नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है उसके भी कई सारे पार्ट होते हैं। अब देखिए, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है कि यहाँ पर यादृच्छिक चयन का मतलब होता है कि रैंडमली सिलेक्शन नहीं किया जाता। रैंडमली सिलेक्शन में क्या होता है कि जिन प्रायोजकों को हम लेने वाले हैं, जिन समूह को हम लेने वाले हैं, तो उनकी जो चुने जाने की जो संभावना होती है वो कैसे होती है, बराबर बराबर होती है। ओके, उसके बारे में भी मैंने आगे के वीडियो में बताया हुआ है, तो आप जाकर आगे की वीडियो देख लेना। ओके, उसके बाद देखते हैं विभिन्न प्रयोगात्मक अवस्थाओं में क्या होता है, यादृच्छिक आवंटन नहीं किया जाता है। यानी कि यादृच्छिक आवंटन का मतलब क्या होता है, रैंडमली असाइनमेंट नहीं किया जाता है। ओके, नहीं हो पाता है इसमें। तो चलिए, जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है उसमें हमने देखा था प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में देख लिया, और क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में भी हमने देख लिया। आज हम देखने वाले हैं सहसंबंधात्मक डिज़ाइन, जिसे हम कहते हैं कोरिलेशन डिज़ाइन। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए दोस्तों, सहसंबंधात्मक डिज़ाइन जिसे हम कहते हैं कोरिलेशन डिज़ाइन। ओके, तो देखिए रिलेशनल जो डिज़ाइन होती है वो क्या होती है। तो इस डिज़ाइन में ये जो कोरिलेशनल डिज़ाइन होती है ना, वो दो प्रकार की देखी जाती है, जिसमें ये है वन ग्रुप रिपीटेड ट्रायल डिज़ाइन। क्या है, वन ग्रुप रिपीटेड ट्रायल डिज़ाइन। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस डिज़ाइन में प्रयोगकर्ता प्रायोजक के एक ही समूह पर दो या दो से अधिक बार क्या करता है, परीक्षण कर प्राप्तांक प्राप्त करता है, और प्राप्तांकों के इन सेट के बीच सहसंबंध ज्ञात कर वह एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो शोधकर्ता होता है वो एक समूह लेता है और एक ही समूह पर वो क्या करता है, दो से अधिक बार, ओके, दो या दो से अधिक बार परीक्षण का मतलब होगा ऑब्जर्वेशन करेगा। ओके, मान लीजिए जो शोध करता है वो दो या दो से अधिक बार, तो मैं बता रही हूँ यहाँ पर दो बार अगर कोई शोध करता है, वो दो बार अगर प्रेक्षण करता है यानी कि ऑब्जर्वेशन करता है, ये ओ का मतलब ये होता है प्रेक्षण करना यानी कि ऑब्जर्वेशन करना। ओके, तो वो दो बार क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करके इसके प्राप्तांक प्राप्त करते हैं। यानी कि पहली बार ऑब्जर्वेशन करता है, उसके प्राप्तांक वो क्या, मान लीजिए यहाँ पर उसके प्राप्तांक उसको मिल गए 48, और यहाँ पर ये उसने दूसरी बार ऑब्जर्वेशन किया, तब उसको प्राप्तांक जो था वो मिल गया मान लीजिए 50। तो अब वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच के सहसंबंध को ज्ञात करने की कोशिश करेगा। यानी कि ऑब्जर्वेशन 1 और ऑब्जर्वेशन 2 के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो जानने की वो कोशिश करेगा, और फिर जाकर वो क्या करेगा, कुछ निष्कर्ष पर पहुंचेगा, यानी कि कंक्लूजन पर पहुंचेगा। ओके, चलिए,
तो ये बात हुई हमारी वन ग्रुप रिपीटेड ट्रायल्स डिज़ाइन। ओके, यानी कि एक ही ग्रुप पर 2 बार ऑब्जर्वेशन किया जाता है, यानी कि पहली बार ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसके बाद फिर से रिपीट किया जाता है, यानी कि फिर से ट्रायल किया जाता है, यानी कि 2 बार, 2 या 2 से अधिक बार वहाँ पर क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन का किया जाता है। इसीलिए यहाँ नाम से ही आपको पता चल जाता है कि ये क्या कहना चाहता है। ओके, अब इसके अलावा भी एक डिज़ाइन है जिसे हम कहते हैं को रिलेटेड ग्रुप डिज़ाइन। इसे क्या कहते हैं, को रिलेटेड ग्रुप डिज़ाइन, यानी कि सहसंबंधात्मक समूह जो डिज़ाइन होती है वो। ओके, तो उसे हम कहते हैं सहसंबंधित समूह डिज़ाइन। ओके, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं को रिलेटेड ग्रुप डिज़ाइन। ओके, चलिए इस डिज़ाइन में क्या होता है, तो इस डिज़ाइन में शोधकर्ता 2 ऐसे समूह का प्रयोग करता है। देखिए यहाँ पर क्या करता है, जो रिसर्चर होता है वो 2 समूह लेता है। मान लीजिए ये समूह ए है और ये समूह बी है। ओके, जो सम्मिलित होते हैं, सम्मिलित के मतलब क्या होता है, दोनों मैच होते हैं। ओके, सम्मिलित का मतलब होगा मैच होना। ओके, या व्यक्तियों के एक ही समूह होते हैं। देखिए, या फिर क्या करता है वो 2 कंडीशन, यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है कि वो या तो फिर 2 समूह लेते हैं, वो दोनों समूह कैसे होते हैं, मैच होते हैं, एक दूसरे से मैच होते हैं। ओके, या तो फिर वो क्या करेगा, वो एक ही ग्रुप लेगा। ओके, तो परंतु उनका परीक्षण एक बार प्री टेस्ट अवस्था में किया जाता है तथा दूसरी बार में उनका परीक्षण पोस्ट टेस्ट। देखिए यहाँ पर ये जो पहली अवस्था है ना, यहाँ पर वो क्या करेगा, इसके टेस्ट लेगा, इसके टेस्ट लेगा, और दोनों की जो प्राप्तांक मिलेगा उसको ज्ञात, उस प्राप्तांकों के बीच सहसंबंध ज्ञात करने की कोशिश करेगा कि इन दोनों के बीच में आखिर कौन सा रिलेशनशिप है। ओके, यानी कि एक में अगर बढ़ावा करते हैं तो दूसरे में बढ़ावा होता है या नहीं होता है, एक में बढ़ावा करते हैं दूसरे में कमी आती है, या फिर दोनों साथ में बढ़ते, एक को बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो रिलेशनशिप होते हैं वो यहाँ पर ज्ञात किया जाता है 2 ग्रुपों के बीच में। अब देखिए दूसरी बात, या तो फिर क्या करेगा रिसर्चर, ये पहली बार है कि रिसर्चर इस तरीके से 2 ग्रुप लेकर भी को रिलेशनशिप ज्ञात करेगा। ओके, अब दूसरी कंडीशन क्या है, तो दूसरी कंडीशन में ये होगा कि जो रिसर्चर होगा वो एक ही समूह लेगा। ओके, उससे अगर 2 समूह नहीं लेने हैं तो वो ना ले, तो वो एक ही समूह लेगा, लेकिन एक ही समूह पर वो क्या करेगा, सबसे पहले वो प्री टेस्ट लेगा। ओके, प्री टेस्ट लेने के बाद वो क्या करेगा, पोस्ट टेस्ट लेगा। ओके, यानी कि समूह पर सबसे पहले वो प्री टेस्ट लेगा, उसके बाद वो पोस्ट टेस्ट लेगा, और इन दोनों के बीच में क्या करेगा, को रिलेशन ज्ञात करने की कोशिश करेगा कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसे ज्ञात करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। ओके, तो ये दो जो डिज़ाइन थी वो हमारी थी को रिलेशन डिज़ाइन थी। ओके, उसकी ये 2 प्रकार थे जो आपको इजीली पता चल गया होगा। ओके, चलिए अब कुछ और बातें थोड़ी सी जान लेते हैं। तो देखिए जो को रिलेशनल जो डिज़ाइन है उसके कुछ लाभ है, उसके लाभ के बारे में थोड़ी सी पहले मैं चर्चा कर लेती हूँ। ओके, तो उसके लाभ क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर उसका लाभ होगा कि चरों के बीच में जो चरों के बीच जो संबंध है उसकी मात्रा यहाँ पर ज्ञात हो जाती है। क्या होती है, तो चरों के बीच संबंध की मात्रा यहाँ पर क्या की जाती है, ज्ञात की जाती है, मात्रा यहाँ पर ज्ञात की जाती है। ओके, ये उसका सबसे पहला लाभ है, यानी कि अदर जो डिज़ाइन होती है उसमें ये संभव नहीं हो पाता है कि चरों के बीच में क्या सहसंबंध है, उस सहसंबंध की मात्रा हम ज्ञात नहीं कर पाते। ओके, यहाँ पर जो जो हमारा जो सहसंबंधात्मक डिज़ाइन है जिसे हम को रिलेशनल डिज़ाइन कहते हैं, इसमें ये पॉसिबल है। ओके, दूसरा लाभ ये है कि इसमें चरों की जो माप होती है वो एक साथ संभव हो सकता है, यानी कि चरों का जो हम माप निकालते हैं ना वो एक साथ संभव हो सकता है, और उनके संबंधों को एक साथ क्या अध्ययन भी किया जाता है। यानी कि ये मान लीजिए ये 2 वेरिएबल हैं
इन दोनों वेरिएबल के बीच जो सहसंबंध है उसका अध्ययन हम एक साथ कर सकते हैं और इनका माप भी हम एक साथ कर पाते हैं। ओके, तो ये उसका दूसरा लाभ हो गया। अब तीसरा लाभ क्या है? तो तीसरा लाभ ये है कि सहसंबंधात्मक जो डिज़ाइन होती है वो उनका जो डिज़ाइन का जो प्रयोग होता है वो ऐसी अवस्था में भी संभव होता है जहाँ पर प्रयोगात्मक या फिर प्रायोगिक डिज़ाइन हम कहते हैं ना, उसका जो नैतिक रूप से अव्यवहारिक होता है ना, जहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होती है ना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन या तो फिर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहा जाता है। तो वहाँ पर जब उसका उपयोग किया जाता है तो वहाँ नैतिक रूप से जिसे इथिकली रूप से क्या किया जाता है, इम्प्रैक्टिकल कहा जाता है, यानी कि अव्यवहारिक कहा जाता है ना, वहाँ पर भी हम ये कोरिलेशनल डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर चौथा जो लाभ है वो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हटा लेती हूँ। चौथा लाभ उसका ये होगा कि सहसंबंधात्मक डिज़ाइन एक ऐसा डिज़ाइन होता है जिसमें चरों का अध्ययन परिस्थिति में कम से कम विघटन उत्पन्न कर किया जाता है, यानी कि जो भी परिस्थिति है उसमें कम से कम विघटन किया जाता है। ओके, यानी कि कम से यहाँ पर जो परिस्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं कि अन्य डिज़ाइन में ऐसे, देखिए अन्य डिज़ाइन में ऐसी सुविधा नहीं होती कि हम परिस्थिति में विघटन कर पाए, लेकिन यहाँ पर जो कोरिलेशनल डिज़ाइन है ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो परिस्थिति होती है, अध्ययन की जो परिस्थिति है, चरों का जो अध्ययन करने की जो परिस्थिति होती है ना, उस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, विघटन, उसका कम से कम विघटन उसमें उत्पन्न कर सकते हैं। ओके, तो ये जो कंडीशन होती है वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में भी ऐसी सुविधा नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में क्या होता है कि जो परिस्थिति होती है उसमें कृत्रिमता अधिक होती है। ओके, तो कृत्रिमता अधिक होने के कारण वहाँ पर हम परिस्थिति में विघटन नहीं कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम विघटन उत्पन्न कर पाते। ये 4 लाभ उसके कोरिलेशनल डिज़ाइन के हैं। ओके, उसके बाद हम उसकी भी बात करेंगे। अब देखिए, किसी का फ़ायदा है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी कहीं भी होता है ना, तो यहाँ पर उसके नुकसान भी है। तो इस डिज़ाइन का सबसे प्रमुख दोष अगर कहा जाए तो इस डिज़ाइन में जो चरों में कारण परिणाम संबंध कायम करना संभव नहीं होता, यानी कि जो हम कारण परिणाम जो कहते हैं ना, कि जिसके कारण ये परिणाम आया हुआ है, तो वो कारण और परिणाम का जो संबंध होता है वो हम कायम नहीं कर पाते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा इसका दोष ये है कि शोधकर्ता को उतना नियंत्रण नहीं रहता है, जो परिस्थिति होती है ना, उस परिस्थिति पर शोधकर्ता को उतना नियंत्रण यानी कि कंट्रोल नहीं रहता है जितना कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में होता है। यानी कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में क्या होता है कि कृत्रिमता होती ना, तो कृत्रिमता परिस्थिति में अगर प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर कंट्रोल ज़्यादा किया जाता है ना, परिस्थिति पर कंट्रोल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर परिस्थिति में इतना कंट्रोल नहीं किया जाता है। तो ये दोष उसके कोरिलेशनल डिज़ाइन के हमारे दोष है। ओके, तो दोस्तों ये थी हमारी कोरिलेशनल डिज़ाइन। अब कोरिलेशनल डिज़ाइन किस में आती है आपको याद रखना है, ये हमारी जो डिज़ाइन आती है वो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आती है। ओके, रिसर्च डिज़ाइन में आती है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में आती है। ओके, देखिए इसके रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, टेस्ट में जो प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन कराऊंगी ना, वहाँ पर आपको बताएंगे, क्योंकि पैराग्राफ दिया होता है, पैराग्राफ में इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर रखे जाते हैं, तो आपको पता नहीं चलता है कि किस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो पैराग्राफ दे देते हैं और उसमें ये डिज़ाइन बताई गई होती है कि ये जो रिसर्चर है इस तरीके का प्रयोग करता है, और फिर इस तरीके, और फिर नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं वो पैराग्राफ के नीचे, और उसी में से आपको पैराग्राफ में से अपना दिमाग लगाकर उस क्वेश्चन के आंसर लगाने होते हैं, तब जाकर आपको पता चलेगा कि ये रिसर्च डिज़ाइन के क्वेश्चन आते कहाँ है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे का जो हम है वो कल के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।